जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे श्री आईएएस चैनल पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप यूपीएससी, स्टेट पीएससी एवं अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं, जहां पर आपको बहुत ही बेहतर रणनीति के साथ बहुत ही आसान भाषाओं में सभी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स को समझाया जाता है। दोस्तों, हम अपनी सीरीज़ में इकोनॉमिक्स की सीरीज़ में हमने पिछली 6 क्लासें की हैं। आज ये 7वां लेक्चर है जिसमें हम भारतीय वित्त व्यवस्था के पार्ट 3 की बात कर रहे हैं दोस्तों। इसमें हम आरबीआई की बात करेंगे दोस्तों कि आरबीआई कैसे फंक्शन कर रही है और उसकी जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उस पे आज हम बहुत डिटेल से दोस्तों चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं आरबीआई की क्लास दोस्तों। और हाँ दोस्तों, जिन दोस्तों को ये पीडीएफ नहीं मिल पा रहा है तो वो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ प्रोवाइड की जा रही हैं जितनी भी क्लासेस कंप्लीट की गई हैं। और दोस्तों, जो दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें दोस्तों। और यकीन मानिए दोस्तों, यूट्यूब पर एक सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म ये है जो सही रणनीति के साथ आपको चरणबद्ध तरीके से आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आइए दोस्तों, अब बिना टाइम जाया किए हुए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं दोस्तों, हमने कल जो आरबीआई में पढ़ा था, हमने देखा था कि आरबीआई किस तरीके से बैंकिंग कार्य के रूप में काम करता है, और वहीं पर हमने यह भी देखा था कि आरबीआई किस तरह से विकासात्मक कार्य करता है, मतलब वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहन देता है, वित्तीय शिक्षा को बढ़ावा देने का बल करता है, वित्तीय व्यवस्था में आधुनिकीकरण लाने का प्रयास करता है। दोस्तों, हमने इन सब चीज़ों की कल बात कर ली थी। और एक महत्वपूर्ण विषय जो कल हमने शुरू किया था उसका नाम था मौद्रिक नीति, जो आरबीआई का सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी। और दोस्तों, मैंने यह भी बताया था कि मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से किस प्रकार से वो अपनी लिक्विडिटी को मार्केट में रोकती है। लिक्विडिटी का मतलब सामान्य भाषा में अगर हम समझें तो करेंसी की बात हो रही है, अर्थात रुपए की बात हो रही है। और दोस्तों, इसका मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर आपके पास करेंसी अधिक अधिक है या पैसे अधिक हैं तो आप डिमांड भी अधिक करोगे, और उसका परिणाम क्या होगा, वस्तुओं की कीमत लगातार बढ़ती चली जाएगी, और फिर हम कहते हैं कि महंगाई आ गई दोस्तों। इसी को हम कहते हैं इन्फ्लेशन। तो ध्यान देना दोस्तों कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो सबसे बेहतर तरीके से क्या कार्य करती है, महंगाई को कंट्रोल करने का प्रयास करती है, अर्थात इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का प्रयास करती है। आइए दोस्तों, कल का एक शॉर्ट में रिवीजन हम कर लेते हैं मौद्रिक नीति की दोस्तों, आपको याद भी आ जाएगा। और फिर इसी मौद्रिक नीति में हम कुछ इसके उपकरण पढ़ेंगे जो बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाऊंगा मैं। देखते हैं दोस्तों, आपने कल दोस्तों दो प्रकार की मौद्रिक नीति पढ़ी थी। एक पढ़ी थी दोस्तों कठोर मौद्रिक नीति, दूसरी एक सस्ती पढ़ी थी। मैंने इसके इम्पैक्ट भी बताए थे, आइए रिवीजन करा देते हैं। कठोर का मतलब क्या होता है दोस्तों, जब ब्याज दर में वृद्धि कर दी जाती है, और ये ब्याज दर में वृद्धि कौन करता है दोस्तों, तो आरबीआई करता है। कहने का मतलब, अभी आप आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार की ब्याज दर दोस्तों, रेपो रेट भी होती है, रिवर्स रेपो रेट भी होती है, ये उनकी ब्याज दर होती है। फिर वहीं हम सीआरआर भी देखते हैं, एसएलआर भी देखते हैं। आपके मन में जितनी भी जिज्ञासाएं होंगी दोस्तों, आज मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, आपको इसके बाद कभी भी कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके सारे डाउट्स यहीं आज क्लियर कर दूंगा मैं। चलिए दोस्तों, टॉपिक पे आते हैं। तो मैंने बात की कि कठोर जब मौद्रिक नीति होती है तो ब्याज में वृद्धि कर दी जाती है, जिसकी वजह से बैंक कम पैसा लेते हैं आरबीआई से। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं आपकी रेट अभी बहुत महंगी है आरबीआई साहब, आप जब रेट सस्ती करोगे तब हम पैसा ले लेंगे। तो ऐसी स्थिति में बैंकों के पास जब लिक्विडिटी कम होती है, अर्थात बैंक कम पैसा लेते हैं, तो इसमें क्या कंट्रोल होता है, इन्फ्लेशन तो कंट्रोल हो जाता है, लेकिन ग्रोथ नहीं बढ़ पाती दोस्तों। अभी मैं इसका विपरीत प्रभाव भी बताऊंगा, क्योंकि जब बैंकों के पास पैसा कम है तो हमारे पास भी पैसा कम ही आएगा। मतलब जब हम बैंक में जाएंगे तो बैंक सारा पैसा हम ही को नहीं देगी, बल्कि थोड़ा थोड़ा पैसा सबके हाथ में पहुंचाने का प्रयास करेगी। तो सबके हाथ में पैसे की जो मात्रा है वो नियंत्रित है, कम मात्रा पहुंची है, और जिससे लोग डिमांड नहीं करेंगे और वस्तुओं की कीमत नहीं बढ़ेगी, तो हम कहेंगे कि महंगाई को कंट्रोल कर लिया गया आरबीआई की कठोर मौद्रिक नीति के द्वारा। वहीं इसके विपरीत दोस्तों,
जब हम सस्ती की बात करेंगे तो ब्याज दर कम हो जाती है। और लिक्विडिटी फिर क्या होती है, क्योंकि जैसे ही ब्याज दर कम होती है सभी बैंक पहुंच जाती हैं आरबीआई के पास और कहती हैं हमें भी पैसा दे दो, हमें भी पैसा दे दो। फिर उन बैंकों के पास दोस्तों जब हम जाते हैं तो बहुत अधिक मात्रा में पैसा लेकर आते हैं। और होता क्या है, हम डिमांड तो बढ़ाते ही बढ़ाते हैं, साथ ही साथ जो निवेशक होते हैं वो अधिक मात्रा में पैसों को प्राप्त करते हैं, जिससे वो लोग उत्पादन क्रियाओं में अधिक पैसा लगाते हैं और हमारे देश की ग्रोथ बढ़ने लगती है दोस्तों। आई होप कि आपको इतना रिवीजन हो गया होगा। दोस्तों इसका एक विपरीत प्रभाव भी पड़ता है कि कठोर मौद्रिक नीति से जब हम मुद्रास्फीति को नियंत्रित करते हैं तो ये तो इसका पॉजिटिव पॉइंट हो गया, लेकिन दोस्तों नेगेटिव पॉइंट आपने क्या देखा कि लिक्विडिटी जब कम हो जाएगी तो निवेशकों के पास पैसे भी कम आएंगे और इसकी वजह से हमारी जो ग्रोथ है वो कम हो जाएगी दोस्तों। देखिए कठोर मौद्रिक नीति का विपरीत प्रभाव क्या होगा, क्योंकि लिक्विडिटी तो कम हो रही है बैंकों में, निवेशकों के पास पैसे भी कम पहुंच रहे हैं तो वो कम इन्वेस्ट कर पाएंगे और आर्थिक समृद्धि भी कम रहेगी। और वहीं इसके विपरीत अगर सस्ती मौद्रिक नीति अपनाएगी आरबीआई तो लिक्विडिटी की मात्रा अधिक हो जाएगी और निवेशकों के पास जब पैसा अधिक होगा तो वो क्या करेंगे, सामान्यतः ग्रोथ तो अधिक करेंगे। ये तो इसका सकारात्मक पॉइंट हो गया कि भाई आपने सस्ती मौद्रिक नीति कर दी तो कहीं ना कहीं निवेशकों को अधिक पैसा मिला और उन्होंने ग्रोथ में अपना योगदान दिया। लेकिन दोस्तों जब पैसा अधिक होता है बाजार में तो सबकी जेब भारी होने लगती है, अर्थात लोगों को लगता है कि अब हमारी जेब में बहुत अधिक पैसा आ गया है और अब हम नई नई और महंगी महंगी वस्तुएं खरीदने लगते हैं। इसकी वजह से कई वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है और हम कहते हैं कि मुद्रास्फीति बढ़ गई। क्या हो गया दोस्तों, मुद्रास्फीति बढ़ गई। तो इस तरीके से हमने देखा कि सस्ती मौद्रिक नीति का जो विपरीत प्रभाव है वो मुद्रास्फीति को अर्थात महंगाई को बढ़ा देता है दोस्तों। आइए दोस्तों हम आज की क्लास का टॉपिक शुरू करते हैं, मौद्रिक नीति के उपकरण। अब आप एक सामान्य अर्थों में तो दोस्तों समझ गए होंगे कि मौद्रिक नीति का जो सामान्य अर्थ है वो कहीं ना कहीं मुद्रा के प्रवाह से है। मैंने कल आपको बताया भी था कि मौद्रिक शब्द ही मुद्रा से निकला है, इसका इंग्लिश वर्जन मॉनेटरी भी मनी से निकला है। मतलब आप मनी के फ्लो को कैसा चला रहे हैं, मनी के फ्लो को कम करते हैं तो कठोर मौद्रिक नीति अपनाएंगे, मनी के फ्लो को ज़्यादा करते हैं तो आप सस्ती मौद्रिक नीति अपनाएंगे। और कठोर मौद्रिक नीति से जब मनी फ्लो कम होगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी, लेकिन सस्ती मौद्रिक नीति से इन्फ्लेशन अधिक होगा, लिक्विडिटी अधिक होगी तो ग्रोथ अधिक होगी दोस्तों। तो इसी तरह से आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के तहत कई सारे उपकरणों का प्रयोग करती है। उन्हीं उपकरणों के रूप में हम रेपो रेट को पढ़ते हैं, रिवर्स रेपो रेट को पढ़ते हैं, सीआरआर को पढ़ते हैं, एसएलआर को पढ़ते हैं, ओएमओ अर्थात ओपन मार्केट ऑपरेशन पढ़ते हैं, बैंक रेट पढ़ते हैं, एमएसएफ अर्थात मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी पढ़ते हैं दोस्तों। तो हम लोग इसकी धीरे धीरे विस्तार में चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों और वादा भी करता हूं कि आपको यहां से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा और सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। उसके बाद भी अगर कोई डाउट्स रहता है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूंगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम देखते हैं मौद्रिक नीति के उपकरण के रूप में एक छोटा सा डायग्राम है दोस्तों जिसको अभी हम डिटेल में समझेंगे। फिर आइए हम देखते हैं दो प्रकार के दोस्तों ये मौद्रिक नीति के उपकरण अपनाए जाते हैं। कितने प्रकार के दोस्तों, दो प्रकार के। एक होता है दोस्तों मात्रात्मक, जैसा शब्द में ही लिखा हुआ है मात्रात्मक, अर्थात मात्रा किसकी नियंत्रित करनी है हमें, मुद्रा की। क्योंकि मौद्रिक नीति का मतलब ही क्या है कि मुद्रा के प्रवाह अर्थात तरलता के प्रवाह अर्थात लिक्विडिटी के प्रवाह को कंट्रोल करना या बढ़ाना। तो अब आप इस चीज़ को समझ गए दोस्तों कि मात्रा की बात हो रही है, यानी हम जो तरलता की बात करेंगे, लिक्विडिटी की बात करेंगे, हम इसमें ऐसे टूल्स का प्रयोग करेंगे जिसके माध्यम से हम कहीं ना कहीं तरलता के प्रवाह को अधिक कर रहे होंगे या कम कर रहे होंगे। लिक्विडिटी को हम मार्केट में अधिक करेंगे या फिर कम करेंगे दोस्तों। लेकिन वहीं पर जब आप पढ़ते हैं चयनात्मक, तो दोस्तों अभी आप ध्यान चयनात्मक पे मत दीजिएगा, मैं इसको दोबारा बताऊंगा आपको चयनात्मक के बारे में, बस सामान्य अर्थों में समझ लीजिए कि तरलता जो होती है दोस्तों, मार्केट में जो भी पैसा है, चाहे वो रेपो रेट से बढ़ गया हो, चाहे रिवर्स रेपो रेट से बढ़ा हो, या सीआरआर से या एसएलआर से या किसी भी रेट से, उसका प्रयोग जब हम प्रयोग पे फोकस करते हैं, ध्यान देना दोस्तों, तरलता
और उपयोग को नियंत्रित किया जाता है। अर्थात किसी क्षेत्र विशेष में हम कहते हैं कि मुद्रा का प्रवाह कैसा होना चाहिए, तब हम कहते हैं चयन किया जा रहा है। अर्थात आरबीआई कहती है कि आपके पास अर्थात बैंकों के पास जितना भी पैसा है वो सारा पैसा केवल और केवल इंडस्ट्री सेक्टर को लोन में नहीं देगा, बल्कि वो कहेगा कि आम नागरिकों को उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, शिक्षा सुविधाओं के लिए, किसानों को कृषि की सुविधाओं के लिए और एमएसएमई या छोटे मझोले जो उद्योग हैं उनको अपनी सुविधाओं के लिए भी देना होगा। कहने का मतलब इसमें चयन किया जाएगा कि आप कितने कितने रुपए किन किन सेक्टर को देते हैं। तो दोस्तों यहाँ आरबीआई सभी क्षेत्रों पे एक विशेष रूप से ध्यान देता है ताकि सभी क्षेत्र हमारी आर्थिक समृद्धि में अपना योगदान दे सकें दोस्तों। तो इसके लिए हम आगे पढ़ेंगे मार्जिन सीमांत निर्धारण, साख राशनिंग, नैतिक दबाव, प्रत्यक्ष कार्रवाई। दोस्तों अभी बस आप इन शब्दों को सुन लीजिए, इसके बाद हम आगे की क्लास में 1-2 दिन की क्लास के बाद हम इस पे डिटेल से चर्चा करेंगे, तो फिर हम वहाँ विस्तार से समझेंगे। आइए दोस्तों आज हम अपना शुरू करेंगे टॉपिक, इसमें मात्रात्मक अर्थात मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करना। तो अब आप समझ गए होंगे दोस्तों, मात्रात्मक टूल्स में वो मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित कर रहे हैं अर्थात लिक्विडिटी के फ्लो को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन चयनात्मक में दोस्तों लिक्विडिटी के फ्लो को कंट्रोल करने के साथ साथ उसके उपयोग को भी नियंत्रित कर रहे हैं कि आप किस सेक्टर में ज़्यादा उपयोग करेंगे, किस सेक्टर में कम उपयोग करेंगे या किस क्षेत्र में बराबर उपयोग करेंगे। अर्थात मुद्रा की मात्रा के साथ उसके उपयोग को भी निर्धारित कर देना, यही उसका चयनात्मक कार्य होता है। और जहाँ पर केवल मात्रा को निर्धारित करेगा वो मात्रात्मक होगा दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि मौद्रिक नीति के जो उपकरण होते हैं वो मात्रात्मक कैसे होते हैं और चयनात्मक कैसे होते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे मुख्यतः 5 प्रकार के हैं दोस्तों, जिसको हम बहुत आराम से इजीली समझते हुए चलेंगे। एक है दोस्तों LAF, जिसका अभी हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत एक आप देखेंगे रेपो रेट, जो न्यूज़पेपर में और न्यूज़ चैनल में अक्सर सुनते होंगे। एक होता है आपका दोस्तों रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। और आप जब VRR पढ़ेंगे दोस्तों तो इसमें आप एक CRR देखेंगे, एक SLR देखेंगे, फिर आप बैंक रेट देखेंगे दोस्तों, फिर एक MSF रेट होगी और एक OMO होगी। इनकी अगर फुल फॉर्म की बात करूँ दोस्तों तो LAF का मतलब होता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी अर्थात तरलता समायोजन सुविधा। दूसरा एक दोस्तों है VRR यानी कि वेरिएबल रिजर्व रेशियो, परिवर्तनीय कोष अनुपात दोस्तों। फिर बैंक रेट, MSF रेट अर्थात मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और OMO अर्थात ओपन मार्केट ऑपरेशन। दोस्तों अभी हम एक एक करके धीरे धीरे इसके आगे बढ़ेंगे तो आपको सारी बातें पानी की तरह और दूध की तरह एकदम अलग अलग क्लियर हो जाएंगी दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम आज के टॉपिक पे शुरू करते हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों LAF, एक एक टूल्स को हम बहुत डिटेल से समझेंगे। LAF, आइए दोस्तों हम पहले LAF की आज चर्चा करते हैं। वो डबल रिपीट हो गया सर। आइए, और एक छोटी सी बात याद रखना दोस्तों, ये मैंने बहुत ही खोजबीन करके मैंने ये चेक किया और मुझे ऐसा लगा दोस्तों, और मैंने ये देखा कि दोस्तों बैंक रेट और जो MSF रेट होती है, पहली चीज़ तो सामान्यतः ये बराबर ही होती है। मान लेते हैं बैंक रेट अगर मॉनेटरी पॉलिसी के तहत RBI ने 10% की है तो इतनी ही जो है कि MSF रेट भी होती है दोस्तों, और ये सबसे बड़ी रेट मानी जाती है एक तरीके से। और अगर इससे छोटी रेट की हम बात करेंगे तो रेपो रेट आती है दोस्तों, फिर इसके बाद छोटी रेट आती है रिवर्स रेपो रेट। ये एक फैक्ट था छोटा सा, बस और कुछ नहीं था दोस्तों। आइए अब हम पहली बात करेंगे आज LAF की अर्थात लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी दोस्तों। इसकी फुल फॉर्म पे देखिए, मैंने बताया था कि आगे सभी की फुल फॉर्म धीरे धीरे ओपन होंगी तो आप चिंता ना करिएगा। LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, तरलता सुविधा समायोजन। दोस्तों शब्द में ही लिखा हुआ है कि आपके पास जो तरलता का संकट था या तरलता को मैनेज करना था, उसकी सुविधा के लिए हमने कुछ समायोजन किया, कुछ प्लानिंग की कि हमें कब कितनी तरलता चाहिए। अर्थात RBI भी इस तरीके से एक प्लानिंग करता है कि मार्केट में कब कितनी तरलता होनी चाहिए और कब कितनी तरलता नहीं होनी चाहिए। अर्थात अगर आवश्यकता से अधिक है तरलता, अर्थात मार्केट में मनी अधिक है, तो उसको खींच लो। अब यहाँ खींचने का मतलब कोई रस्सी में बांध के नहीं खींचना दोस्तों, यहाँ ब्याज रेट को अप एंड डाउन करके ही जो है कि मार्केट से पैसा निकाला जाता है या मार्केट में पैसा डाला जाता है दोस्तों। एक एक शब्द आपको पूरा क्लियर होगा दोस्तों। देखिए पहला आप देख रहे हैं दोस्तों LAF मतलब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी,
तरलता सुविधा समायोजन। तो देखिए दोस्तों, अल्पकालिक अवधि के लिए तरलता को नियंत्रित की जाती है आरबीआई के द्वारा। समझिएगा दोस्तों, आपको मैंने मॉनेटरी पॉलिसी के पहले ही पार्ट में बता दिया था कि मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है, और मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करके दोस्तों हम मुद्रास्फीति को रोकते हैं, अर्थात महंगाई को कंट्रोल करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये हम केवल और केवल अल्पकालिक समय के लिए कर रहे हैं। अगर हम हमेशा के लिए या एक लंबे समय तक अगर हम तरलता को रोक लेंगे, अर्थात आरबीआई अपने पास ही रखेगा और बैंकों के पास या बाजारों के पास पैसा नहीं पहुंचेगा, तो ध्यान देना कि निवेशकों को पैसा नहीं मिल पाएगा अधिक से अधिक, और उससे का हमारा विपरीत प्रभाव क्या पड़ेगा कि हमारी जो आर्थिक समृद्धि है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है, प्रोडक्शन है, एम्प्लॉयमेंट है, सब दोस्तों जीरो होता चला जाएगा, अर्थात माइनस की स्थिति में भी आ सकता है। तो इसीलिए केवल और केवल अल्पकालिक लिखा गया है। और दोस्तों याद रखना, इसी वजह से मॉनेटरी पॉलिसी को हर 2 महीने पर चेंज किया जाता है। हर 2 महीने पर इसकी समीक्षा होती है और प्रत्येक 2 महीने पर इसकी रेट में, ब्याज रेट में चेंजेस किए जाते हैं। कभी बढ़ाया जाता है, कभी घटाया जाता है। ये परिस्थिति पर निर्भर करता है दोस्तों कि हमें कितनी बढ़ानी है या कितनी घटानी है। तो ये अल्पकालिक है, मतलब प्रत्येक 2 महीने पर चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से मुद्रास्फीति भी ना बढ़ पाए और हमारी आर्थिक समृद्धि भी लगातार बढ़ती रहे दोस्तों। आइए हम इसकी बात करते हैं आगे बढ़ के दोस्तों। तो इस लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, आप शब्द को समझ गए होंगे, इसके अंतर्गत 2 प्रकार की रेट आती हैं दोस्तों। अब याद रखिएगा, मैंने मौद्रिक नीति में जब कठोर मौद्रिक नीति पढ़ाया था और सस्ती मौद्रिक नीति पढ़ाया था, तो वहाँ एक शब्द का प्रयोग किया था मैंने क्या शब्द का प्रयोग किया था कि कठोर मौद्रिक नीति में हम ब्याज दर को बढ़ा देते हैं, सस्ती मौद्रिक नीति में हम ब्याज दर को कम कर देते हैं दोस्तों। एकदम अपने दिमाग में दोस्तों क्लियर कट एक डायग्राम बनाते चलिएगा। अगर आप शब्दों को रटेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, फिर आपको समस्या होगी लगातार। लेकिन आप जैसे जैसे मैं डायग्राम के बेसिस पे बताना चाह रहा हूँ, अगर आप उसी तरीके से समझते चले गए, एक के बाद एक और एक के बाद एक इम्पैक्ट जो आता जाता है, वो अगर आप बहुत ही सीक्वेंस के साथ आसानी से समझ लेते हैं दोस्तों, तो आपको फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। और कहीं पर भी क्वेश्चन, चाहे वो यूपीएससी के क्वेश्चन हो, चाहे स्टेट पीएससी के क्वेश्चन हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी के क्वेश्चन हो, या एसएससी वनडे कंपटीशन के भी एग्जाम हो दोस्तों, आप बहुत ही आसानी से उन डायग्राम्स को अगर दिमाग में रखेंगे तो बहुत आसानी से उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। तो वहाँ पर जो मैंने दोस्तों कठोर और सस्ती मौद्रिक नीति में ब्याज दर की बात की थी, तो अब वही ब्याज दर यहाँ पे अपने अपने नाम से आ रही हैं। जैसे रेपो रेट, रेट मतलब क्या होता है दोस्तों, दर होती है, ब्याज दर एक तरीके से। तो रेपो रेट होगी यानी कि रेपो ब्याज दर, या रिवर्स रेपो रेट दोस्तों। तो अब ये वही दर हैं जो कठोर और सस्ती मौद्रिक नीति में यूज की जाती थी। आइए दोस्तों हम इनको भी डायग्राम के बेसिस पे समझेंगे। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये मैं खुद नोट्स बनाता हूँ आपके लिए जो सबसे सरल भाषा में मुझे लगते हैं, और बड़े से बड़े और कठिन से कठिन टॉपिक को मैं पूरा आसान बनाने का प्रयास करता हूँ दोस्तों। और आपने देखा होगा टेलीग्राम चैनल जिन दोस्तों ने ज्वाइन कर रखा है, उनको पीडीएफ भी मेरे हैंड रिटन नोट्स में मिलती है दोस्तों। लॉकडाउन की वजह से मेरे पास अपना लैपटॉप नहीं है, वो छूट गया है मेरा दूसरी जगह पे, जिसकी वजह से पीडीएफ आपको जो प्रिंटेड मटेरियल की तरह होती है वो नहीं मिल पा रही है दोस्तों। भरोसा रखिए दोस्तों, जैसे ही लॉकडाउन की स्थितियों में कुछ नमी दिखेगी, ढील दिखेगी, तो मैं सारी सुविधाएं और बेहतर कर दूंगा दोस्तों आपके लिए। बस आपका सपोर्ट और प्यार मिलता रहे दोस्तों। चलिए दोस्तों हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो देखिए दोस्तों, रेपो रेट की हम बात कर रहे हैं। हम पहले रेपो रेट पढ़ेंगे और इसके इम्पैक्ट को भी समझेंगे। ध्यान देना दोस्तों, रेपो रेट होती क्या है, बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन आज के बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। आरबीआई द्वारा व्यापारिक बैंक, ध्यान देना व्यापारिक बैंक, इन व्यापारिक बैंक को हम क्या कहते हैं, एसबीआई हो सकता है, पीएनबी हो सकता है, इसी तरीके की बहुत सारी बैंक होती हैं दोस्तों। तो व्यापारिक बैंकों को जब अल्पकालिक ऋण दिया जाता है तो उन्हीं को हम रेपो रेट कहते हैं। कहने का मतलब सामान्य अर्थों में देखा जाए तो दोस्तों, जब एसबीआई या पीएनबी या आईडीबीआई या इंडिया बैंक या आईसीआईसी बैंक, ये जितनी भी बैंकें हैं जो कमर्शियल हैं, जो व्यापारिक हैं, वो जब आरबीआई के पास जाती हैं और कहती हैं कि हमें कुछ शॉर्ट टर्म लोन दे दीजिए। शॉर्ट टर्म का मतलब 1 साल के लिए, 1 साल से कम समय के लिए या 1 महीने के लिए हमें कुछ लोन दे दीजिए। तो आरबीआई कहती है ठीक है, मैं आपको 10 लाख रुपए का लोन दूंगा,
लेकिन आप मुझे इंटरेस्ट कितना देंगे, तो दोनों के बीच में जो सहमति बनती है, मान लेते हैं कि हम 5% के इंटरेस्ट पे सहमति बन गई दोस्तों, तो ये वो रेट है जिसको हम रेपो रेट कहेंगे। ध्यान देना, रेपो और रिवर्स में एक छोटा सा अंतर होता है दोस्तों। रेपो रेट में कमर्शियल बैंक जो है कि आरबीआई से पैसा लेती हैं, मैंने वर्ड यूज किया से, आरबीआई से पैसा लेती हैं, और जैसे हम रिवर्स रेपो रेट में आएंगे दोस्तों, तो आरबीआई को जमा करती हैं, अर्थात कमर्शियल बैंक अपना जो पैसा होता है वो आरबीआई को जमा करती हैं। अब आपके दिमाग में आएगा दोस्तों, आरबीआई को जब जमा ही करती हैं तो फिर लेने क्यों जाती हैं, और जब लेना ही होता है ऋण तो जमा क्यों करती हैं? तो इसको भी हम आगे डिटेल में समझ जाएंगे दोस्तों। पहले हम देखते हैं रेपो रेट के बारे में। तो मैंने बताया रेपो रेट क्या होती है दोस्तों। आरबीआई के द्वारा व्यापारिक बैंकों को, आरबीआई के द्वारा, फोकस करिएगा, आरबीआई के द्वारा व्यापारिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण दिया जाता है, इसी को हम रेपो रेट कहते हैं। अच्छा दोस्तों, एक बात बताइए, अगर आप बैंक के पास जाते हैं जब लोन लेने, कि साहब एसबीआई बैंक के पास गए और आपने कहा मुझे 10 लाख का लोन दे दीजिए, एसबीआई बैंक आपसे क्या मांगेगा दोस्तों? कुछ प्रूफ मांगेगा और कुछ एक तरीके से सिक्योरिटी की बात करेगा या गिरवी रखने की बात करेगा कि आप 10 लाख रुपए हमसे ले जा रहे हैं, तो 10 लाख रुपए से अधिक की कीमत की क्या वस्तु आप गिरवी रख रहे हैं। तो सामान्यतः हम लोग क्या करते हैं, अपने घर के पेपर रख देते हैं या ज़मीन के पेपर दे देते हैं, या अगर कोई महंगी गाड़ी है बीएमडब्ल्यू या जैगुआर जैसी, तो हम उसके पेपर या उस गाड़ी के कागज़ दे देते हैं कि साहब आप ये कागज़ रख लीजिए, ज़मीन के हैं, अगर हम 10 लाख रुपए न दे पाएँ तो आप हमारी ज़मीन बेच दीजिएगा। तब बैंक क्या कहती है, ठीक है, मैं आपकी ज़मीन को देखूंगी कि आपकी 10 लाख की कीमत है या नहीं, फिर मैं आपको लोन दे दूंगी। तो ये तो था दोस्तों हमारा और बैंक के बीच का संबंध। लेकिन अब ध्यान देना, अगर एसबीआई बैंक अगर आरबीआई के पास जाती है लोन लेने, तो क्या वो यह कहेगी कि मेरी ये प्रॉपर्टी है या मेरी ये बिल्डिंग है जो इस जगह पे है ये बैंक की, आप इसको गिरवी रख लीजिए? ऐसा तो नहीं कहेगी ना दोस्तों। तो इसके लिए आप समझिएगा कि वो आरबीआई के पास ऐसा क्या चीज़ गिरवी रखेगी जिसकी वजह से आरबीआई इनको पैसा दे दे। अब आप कहेंगे दोस्तों कि अगर कोई ज़रूरी है गिरवी रखना, अगर हम कुछ भी गिरवी नहीं रखेंगे तो हर दूसरा व्यक्ति बैंक खोलेगा और आरबीआई से लोन लेगा और फिर फरार हो जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए वो अपनी बिल्डिंग को नहीं, बल्कि अपने पास कुछ सरकारी प्रतिभूतियां जो रखता है दोस्तों, उनको वो आरबीआई के पास गिरवी रख देता है एक तरीके से। अब प्रतिभूति क्या होती है दोस्तों, मैंने पिछली क्लास में बता दिया है, जो बच्चे नए जुड़े हों वो पिछली क्लास को जाके देख लें दोस्तों। वहाँ पर प्रतिभूति को और तरलता को मैंने बहुत ही स्पष्ट और साधारण शब्दों में समझाया है। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि यहाँ पर प्रतिभूतियों का आदान प्रदान भी संभव हो जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे दोस्तों, आप जब बैंक के पास जाते तो आप अपनी बिल्डिंग का कागज़ दे देते हैं, लेकिन जब बैंक आरबीआई के पास जाता है तो प्रतिभूति देता है सामान्यतः। अब समझिएगा दोस्तों, यहाँ पे एक फैक्ट जो आपको रेपो रेट समझा देगा पूरा। मान लेते हैं दोस्तों कि एसबीआई एक बैंक है जो आरबीआई के पास जाता है लोन लेने दोस्तों, और एसबीआई ने डिमांड की है कि मुझे 100 करोड़ रुपए चाहिए आरबीआई से। आरबीआई कहता है बदले में आप मुझे क्या दोगे, तो एसबीआई कहता है साहब मैं आपको गवर्नमेंट की सिक्योरिटी दूंगा जो मेरे पास रखी हुई है। ध्यान देना, एसबीआई के पास रखी कहाँ से होंगी, उसने खुद सरकार से लिया होगा, जिसकी कीमत क्या होगी दोस्तों, मान लेते हैं 100 करोड़ रुपए ही होगी। तो आरबीआई कहेगा ठीक है आप आके ले लीजिए। लेकिन जब दोस्तों यही एसबीआई कहता है कि मैं आपको जब 100 करोड़ रुपए वापस करूंगा तो अपनी ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपसे वापस भी ले लूंगा, ध्यान देना, आपसे वापस भी ले लूंगा, और लेकिन जितने रुपए देकर आपसे वापस लूंगा वही उसकी रेट हो जाती है। फिर से समझिए दोस्तों, मान लेते हैं 100 करोड़ रुपए का लोन लेना था और यहाँ पे हमने सिक्योरिटी को दे दिया है, किसको दे दिया दोस्तों, आरबीआई को दे दिया है। लेकिन एसबीआई 1 साल बाद आता है और कहता है ये लीजिए आप 108 करोड़ रुपए, किसको देता है, आरबीआई को, और आरबीआई से क्या कहता है मेरी सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापस कर दीजिए, जिसकी कीमत कितनी है दोस्तों, 100 करोड़ रुपए है। ठीक है, तो अब ध्यान देना कि एसबीआई ने 100 करोड़ रुपए की डिमांड की थी उससे, आरबीआई से, और आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में एसबीआई ने 100 करोड़ की सिक्योरिटी आरबीआई को दे दी। लेकिन जब 1 साल बाद या 2 साल बाद, जितने समय के लिए उसने लोन लिया था, जब उस पैसे को वापस करने जाता है आरबीआई के पास और अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को वापस लेने जाता है, तो उस दौरान वो 100 करोड़ नहीं बल्कि 108 करोड़ रुपए का पेमेंट कर रहा है एसबीआई।
आरबीआई को। और यही जो 8 करोड़ एक्स्ट्रा रुपए हैं, यही मान लीजिए आपका क्या निकलेगा, 8% एक दर निकलेगी, क्योंकि आप 100 करोड़ पे जब 8% की दर लगाएंगे तो 8 करोड़ आएगी। और जिन बच्चों का मैथ थोड़ा सा वीक हो दोस्तों, तो मैं मैथ की क्लास नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग मैथ के कहीं से भी आप यूट्यूब से या किसी भी किताब से आप समझ लीजिए कि 100 करोड़ का 8% कैसे निकलता है दोस्तों। तो ये जो 8 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा दिए अर्थात 8% की रेट पर, यही दोस्तों कहलाएगी रेपो रेट। तो अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर प्रतिभूतियों का आदान प्रदान किस प्रकार से संभव होता है दोस्तों, इसी तरीके से संभव होता है। अर्थात एक सामान्य शब्दों में कहें तो आरबीआई से जब ऋण लेती है व्यापारिक बैंक, तो उसी को हम रेपो रेट कहते हैं, और जिसमें हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके इम्पैक्ट की बात करते हैं दोस्तों, जहां से यूपीएससी और स्टेट पीएससी में सीधे क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट के रूप में बनाए जाते हैं दोस्तों। अगर जब हम रेपो रेट यानी ब्याज दर, रेपो रेट को जब हम बढ़ा देंगे तो क्या कोई बैंक जाएगी पैसा लेने? बिल्कुल नहीं जाएगी, क्योंकि बैंक, रेपो रेट का मतलब क्या है, जो व्यापारिक बैंक है वो आरबीआई से लोन लेने जाती हैं, और जब वो रेपो रेट ऑलरेडी बढ़ी हुई रहेगी तो बैंक पैसा लेने जाएंगे ही नहीं, ज़्यादा कहेंगे आपकी रेट बहुत महंगी है, अभी अभी हम नहीं ले सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो बैंकों के पास क्या होगा दोस्तों, लिक्विडिटी की कमी होगी कि नहीं होगी, अर्थात मार्केट में पैसा कम रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि बैंक आरबीआई से पैसा लेके अपने पास नहीं रखता है, बल्कि ग्राहकों को, निवेशकों को, आम नागरिकों को, किसानों को, सबको वो बांटता रहता है दोस्तों। बांटने के क्रम में ही वो अपना प्रॉफिट भी कमाता है, जिसको हम साख सृजन कहते हैं। अभी आएगा आगे की लाइन में दोस्तों इसी क्लास में। तो आइए टॉपिक पे, हमने देखा रेपो रेट बढ़ गई है, उसकी वजह से बैंकों के पास पैसा कम है, और आरबीआई क्या कर रही है, मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ रहे हैं ना हम। तो मॉनेटरी पॉलिसी का मकसद क्या होता है कि लिक्विडिटी की मात्रा को नियंत्रित करना। अगर लिक्विडिटी की मात्रा कम है तो हम कहेंगे कि बाजार में इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही कम पहुंचा, तो इसलिए डिमांड नहीं होगी वस्तुओं की, और जब वस्तुओं की डिमांड नहीं होगी तो कीमत भी नियंत्रित रहेगी और महंगाई नहीं बढ़ सकेगी दोस्तों। वहीं अगर रेपो रेट दोस्तों अगर कम कर दी जाए आरबीआई के द्वारा, तो सभी बैंक फटाफट पैसा लेंगी और लिक्विडिटी उनके पास खूब सारी हो जाएगी। फिर वो किसानों को, शिक्षक को, स्टूडेंट को, आम परिवार को, निवेशकों को खूब ढेर सारा लोन देंगी, और जिसकी वजह से बाजार में खूब पैसा जब हो जाएगा दोस्तों, तो सभी लोग डिमांड करने लगेंगे। तो हम कहेंगे कि प्रभावी डिमांड बढ़ रही है। और हमारी कोरोना के संकट से पहले की जो अर्थव्यवस्था थी, सामान्यतः नवंबर दिसंबर के आसपास की दोस्तों, उस समय सरकार ने खुद कहा कि हमारी व्यवस्था में पैसों की कमी नहीं है, लेकिन प्रभावी डिमांड की कमी है। अर्थात जब डिमांड ही नहीं होगी तो सप्लाई भी नहीं हो पाएगी। जब आप किसी वस्तु की डिमांड नहीं करोगे तो कोई भी कंपनी उस वस्तु को क्यों बनाएगी। तो इसीलिए कहा गया कि पैसे को मार्केट में अधिक से अधिक सर्कुलेट किया जाए, जिससे लोगों के पास जब पैसा पहुंचेगा तो लोग अधिक से अधिक डिमांड करेंगे, और डिमांड करने से हमारी जो प्रोडक्शन की फैक्ट्रियां हैं वो बहुत अधिक मात्रा में सप्लाई करने लगेंगी, और उतनी अधिक सप्लाई करने के लिए दोस्तों अधिक से अधिक श्रमिकों की ज़रूरत पड़ेगी, और श्रमिकों को रोजगार मिलेगा, रोजगार से वो अपना उपभोग करेंगे, और जो पैसा बचेगा उसको बचत के रूप में बैंकों में जमा करेंगे। तो दोस्तों ये बार बार मैं आपको चक्र रिवीजन करा रहा हूँ, क्योंकि इसी चक्र के रूप में आपको इकोनॉमिक्स को समझना है, बहुत ही क्रमिक रूप से एक के बाद एक दूसरा इम्पैक्ट पड़ता जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि रेपो रेट कम करने या रेपो रेट को अधिक करने से क्या बेनिफिट होता है दोस्तों। आइए दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा कि देखिए आरबीआई द्वारा तरलता का प्रवाह जो है कि बाजार में कर दिया जाता है। कब? अगर रेपो रेट कम रहेगी तो प्रवाह अधिक हो जाएगा, अगर रेपो रेट अधिक होगी तो प्रवाह कम हो जाएगा दोस्तों बाजार में। और आप समझ सकते हैं कि लिक्विडिटी कम तो इन्फ्लेशन कंट्रोल, लिक्विडिटी अधिक तो डिमांड अधिक हो गई दोस्तों। तो अब आप ये बताइए कि रेपो रेट का सामान्यतः प्रयोग कहाँ किया जा सकता है। आप दो कंडीशन जानते हैं कि एक होती मंदी और एक होती महंगाई। मान लीजिए दोस्तों, अगर मंदी है, मंदी का मतलब दोस्तों डिमांड करने वाला कोई नहीं है, लेकिन दुकानों में, फैक्ट्रियों में सारा सामान बना के रखा गया है, सप्लाई है, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब रेपो रेट को आरबीआई के द्वारा कम किया जाता है तो बैंकों में अधिक पैसा पहुंचता है, और बैंक लोगों के पास अधिक पैसा देने लगती है लोन के माध्यम से। फिर लोगों के पास जब पैसा आने लगता है तो वो उसी वस्तु की फिर डिमांड करने लगते हैं बाजार में जाकर। और ये जो मंदी पड़ी हुई थी
वो धीरे धीरे ये पहिया चलने लगता है इकोनॉमिक्स का और मंदी धीरे धीरे खत्म होने लगती दोस्तों। मंदी क्यों थी दोस्तों? क्योंकि वस्तु तो बहुत अधिक थी लेकिन उसको खरीदने वाला कोई नहीं था। क्यों नहीं खरीदने वाला था? क्योंकि किसी के पास पैसे ही नहीं थे। और पैसे कहाँ से आए दोस्तों? जब आरबीआई ने रेपो रेट को कम कर दिया, उससे बाजार में तरलता बढ़ गई और सभी के पास पैसे धीरे धीरे पहुंचने लगे और सभी ने डिमांड करनी शुरू की। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि आरबीआई के द्वारा अगर रेपो रेट कम किया जाएगा तो मंदी को दूर किया जा सकता है। यूपीएससी ऐसे ही स्टेटमेंट सीधी पूछती है कि मंदी को दूर करने के लिए आरबीआई के द्वारा रेपो रेट को बढ़ाया जाएगा या रेपो रेट को घटाया जाएगा। अब जिसको ये क्रम पूरा पता होगा कि रेपो रेट अगर घटेगी तो इसका मतलब लिक्विडिटी बढ़ेगी, लिक्विडिटी बढ़ेगी तो लोगों के पास पैसा पहुंचेगा और जब लोगों के पास पैसा पहुंचेगा तो लोग अधिक से अधिक बाजार में जाके डिमांड करेंगे और डिमांड करने से वो वस्तुओं की खरीदारी करेंगे और वस्तुओं की जो अधिक से अधिक खपत थी वहाँ पे वो धीरे धीरे जो है कि कंपनी में और बढ़ जाएगी। तो आप समझ गए होंगे कि मंदी को दूर करने का ये एक चक्र होता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं रेपो रेट पे ही दोस्तों। एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पे एक छोटा सा वर्ड है दोस्तों जिसको हम देखते हैं कि इसकी फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ देता है, लेकिन सामान्यतः बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और पूछता तो वैसे अब कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। इसकी फुल फॉर्म होती है री प्लस पी और प्लस ओ, रेपो। री का मतलब होता है पुनः, यानी जैसे कहते हैं ना रीस्ट्रक्चर करना या रीयूनियन करना। उसी तरीके से पी का मतलब होता है दोस्तों परचेस करना और ओ का मतलब होता है ऑप्शन यानी कि विकल्प। ध्यान दीजिएगा, रेपो का मतलब होता है री परचेस ऑप्शन यानी कि पुनः खरीदने का विकल्प होना। और ये किसकी बात कर रहा है दोस्तों? याद होगा आपको, अभी एग्जाम्पल मैंने दिया था कि 100 करोड़ की जब सिक्योरिटी दी गई थी आरबीआई को, तो हमने अर्थात एसबीआई ने दोबारा उस सिक्योरिटी को खरीद लिया था 108 करोड़ रुपए में। तो जहां पर हमें पुनः खरीदने की अनुमति रहे गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, उसी को हम रेपो रेट कहते हैं दोस्तों। तो किसको हम खरीदने की बात कर रहे हैं यहाँ पे? पुनः खरीदने का जो विकल्प है वो दोस्तों सिक्योरिटी को खरीदने का विकल्प होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम इसकी सेकंड बात करते हैं, रिवर्स रेपो रेट। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का जो सेकंड है पार्ट, वो रिवर्स रेपो रेट की बात करते हैं दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, रिवर्स, रिवर्स का मतलब क्या है? आप जब व्यापारिक बैंक आरबीआई के पास गई थी पैसा लेने तो हमने कहा रेपो रेट है, और जब रिवर्स कर रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो बैंकों से पैसा, मतलब कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा नहीं ले रही होंगी अब, बल्कि अब उसको जमा कर रही होंगी। कई किताबों में मैंने दोस्तों पढ़ा है कि उसमें लिखा होता है कि आरबीआई जब व्यापारिक बैंकों से ऋण लेती है, और कई किताबों में मैंने पढ़ा है कि जमा करती है। लेकिन मैंने यहाँ पे दोनों वर्ड आपके लिए रख दिए हैं ताकि आप कंफ्यूज ना होइए। लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए दोस्तों तो आरबीआई कभी ऋण नहीं लेती है, क्योंकि उसके पास तो खुद इतना पैसा है कि वो ऋण क्यों लेगी। इससे बेहतर ये तरीका सही है कि हम यह कहें कि व्यापारिक बैंक अपना पैसा जमा करती हैं जब आरबीआई को, तो उस रेट को हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। भाई सिंपल सी बात है, आपके पास जब पैसा अधिक से अधिक हो जाता है तो आप चाहते हैं कि अपना बैंक में पैसा सेफ रख दें। बैंक में रखेंगे तो कुछ ब्याज मिलेगा, कुछ हमें प्रॉफिट होगा। तो इसी तरह से बैंकें भी चाहती हैं कि उनके पास जब पैसा बहुत अधिक हो जाता है तो वो आरबीआई के पास पैसा जमा करती हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, जब वो आरबीआई के पास पैसा जमा कर रही हैं तो इसीलिए हम कह सकते हैं उसको रिवर्स रेपो रेट, यानी आरबीआई के पास व्यापारिक बैंक रुपए को जमा करती हैं, अर्थात अपने पैसे को जमा करती हैं, या दूसरी भाषा में कहें तो आरबीआई व्यापारिक बैंकों से ऋण लेता है। और दोस्तों, ऋण लेने वाला शब्द मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता है। मैं ये मानता हूँ कि जो केंद्रीय बैंक है, जो सर्व प्रमुख बैंक है, वो किसी अवस्था में ऋण नहीं लेगी, बल्कि वो इन बैंकों का पैसा अपने पास जमा करेगी। तो आप भी अब जब भी ये वर्ड यूज करिए या कहीं भी मेंस की आंसर राइटिंग में लिखिए तो आप हमेशा इस वर्ड को फोकस करिएगा, इसको थोड़ा सा कम फोकस करिएगा दोस्तों। लेकिन दोनों का अर्थ एक ही है दोस्तों। चलिए, रिवर्स रेपो रेट आपको समझ गए दोस्तों कि जिस दर पे बैंक जो है कि पैसा जमा करती है। अब ये आप समझ लीजिए और बिल्कुल अपने पे एग्जांपल ले लीजिए दोस्तों। व्यापारिक बैंक ने 100 रुपये जो है कि आरबीआई को जमा किया। आरबीआई ने बदले में क्या किया? 105 रुपये बैंकों को रिटर्न किया 6 महीने बाद या 1 साल बाद। तो ये जो 5 रुपये एक्स्ट्रा आए दोस्तों, यही तो 5% की रेट रिवर्स रेपो रेट कहलाएगी दोस्तों।
अब आपको समझ में आ गया कि बैंक ने जब 100 रुपये आरबीआई के पास जमा किए, आरबीआई से वो 6 महीने बाद वापस लिए गए तो 105 रुपये मिले, तो ये वही 5% की रेट ही तो आपकी क्या कहलाएगी, रिवर्स रेपो रेट कहलाएगी दोस्तों। आइए इसके भी इम्पैक्ट को हम समझ लेते हैं दोस्तों। आप मेजर पॉइंट दिमाग में रखिएगा कि आप मौद्रिक नीति पढ़ रहे हैं। मौद्रिक नीति का मतलब लिक्विडिटी के प्रवाह को हमें नियंत्रित करना है या उसका प्रसार करना है। इसी के अनुसार आप आगे के स्टेप पे बढ़ोगे कि प्रसार कर रहे हैं तो ग्रोथ बढ़ेगी, नियंत्रित कर रहे हैं तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा दोस्तों। ये बेसिक पॉइंट है दोस्तों, बेसिक लाइन है जो आपको दिमाग में ऑल टाइम रखनी है। आइए दोस्तों हम इसकी एक एक इम्पैक्ट को देखते हैं प्रैक्टिकली। देखिए दोस्तों, जब रेपो रेट को आरबीआई के द्वारा कम कर दिया जाता है तो आपको पता है कि लिक्विडिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब समझिएगा। अब आप कहोगे कि ये तो सर रटा रहे हो आप, लेकिन आइए मैं आपको एग्जाम्पल के साथ पूरा तैयार करता हूँ दोस्तों। आप बताइए रिवर्स रेपो रेट अगर आप कम रखोगे तो लिक्विडिटी अधिक होगी कि नहीं होगी। चलिए पहले मैं इस पॉइंट को डील ना करके मैं इसके नीचे वाले पॉइंट को डील करता हूँ जो बहुत आसानी से आप और क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं कि आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में कहा कि अब हम जो है कि पहले 5% देते थे लेकिन अब हम आपको 10% रिवर्स रेपो रेट देंगे। तो ये बताइए बैंकों को अगर लगता है कि फ़ायदा अधिक है तो वो क्या करेंगे, अधिक से अधिक सारा का सारा पैसा क्या करेंगे, आरबीआई के पास जमा करेंगे कि नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि रिवर्स रेपो रेट बढ़ गई है और अधिक से अधिक सारे बैंक आरबीआई के पास पैसा जमा करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि पहले 5% केवल प्रॉफिट होता था लेकिन अब मॉनेटरी पॉलिसी में रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया गया है और अब ये 10% हो गया है बढ़ के। कितना हो गया दोस्तों? 10%। ऐसी स्थिति में बैंकों को लगता है कि हम अगर पैसा बैंक में अधिक से अधिक रखेंगे तो हमें अधिक प्रॉफिट होगा, 10% का प्रॉफिट होगा दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में बैंक के अपने पास पैसा क्या हो गया, कम हो गया धीरे धीरे। और जब बैंक के अपने पास पैसा कम हो गया तो दोस्तों वो बाज़ार में भी तो पैसा कम ही देगी ना, और जब बाज़ार में पैसा कम होगा तो लोग डिमांड कम करेंगे और हमने मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर लिया। तो ये एक आरबीआई का ये भी एक टूल है दोस्तों। तो उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि जब रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है तो बैंकों को लगता है कि अब हमें 5 की जगह 10% या 15% या 20% का अब हमें प्रॉफिट मिलने वाला है। तो हम बाजार में पैसा ना दें किसी को लोन, बल्कि आरबीआई के पास ही पैसा हम जमा कर देते हैं दोस्तों। और ऐसी स्थिति में बैंकों के पास पैसा कम हो जाता है और बाजार में जब पैसा कम जाता है तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होती है दोस्तों। जस्ट इसी का अपोजिट कर लीजिए दोस्तों। जब रिवर्स रेपो रेट को कम कर दिया जाता है, मान लीजिए पहले 20% का प्रॉफिट मिल रहा था, अब हमने कह दिया अर्थात आरबीआई ने कह दिया कि 5% का ही अब केवल आपको प्रॉफिट मिलेगा, तो 15% का अंतर आ गया कि नहीं। तो क्या बैंक अभी भी 20% की तरह ही अभी भी पैसा इसी में रखना चाहेंगे क्या? नहीं। अब वो बल्कि बाहर अधिक से अधिक पैसा देंगी, मतलब निवेशकों को देंगी, किसानों को देंगी, लोगों को देंगी। इससे क्या होगा, बाजार में पैसा क्या होगा, अधिक से अधिक आ जाएगा। और लोगों के पास जब पैसा अधिक आएगा तो लोग डिमांड करेंगे और डिमांड करने के लिए वस्तु की सप्लाई भी करनी पड़ेगी। और जब सप्लाई होगी तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का जो पहिया होता है अर्थात फैक्ट्री होती है वो चलने लगती है और वहाँ पे प्रोडक्शन होने लगता है। अधिक प्रोडक्शन के लिए अधिक श्रमिक, अधिक श्रमिकों को अधिक रोजगार, अधिक रोजगार से अधिक आय और अधिक आय से अधिक उपभोग करने के बाद जो पैसे बच जाते हैं उसको हम बचत के रूप में फिर बैंकों में जमा कर देते हैं। तो अब आपको ये दोनों आराम से समझ में आ गए होंगे दोस्तों कि रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट में क्या अंतर है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने एक अंतिम लाइन लिखी है दोस्तों कि इसके द्वारा, किसके द्वारा, रिवर्स रेपो रेट के द्वारा दोस्तों, रिवर्स रेपो रेट के द्वारा आरबीआई क्या करता है, अतिरिक्त तरलता अर्थात लिक्विडिटी का अवशोषण करता है बाजार से। इसका मतलब अतिरिक्त तरलता का दोस्तों मतलब यह होगा कि आरबीआई कहती है कि चलो बाजार में 5 नोट होने चाहिए, करेंसी 5 रुपये होने चाहिए, लेकिन देखती है वो कि 7 रुपये बाजार में घूम रहे हैं। ये 2 रुपये क्या हो गए दोस्तों, अतिरिक्त हो गए। तो इन 2 रुपये को मार्केट से खींचने के लिए वो क्या करेगी, रिवर्स रेपो रेट को जो है कि घटा देगी या फिर बढ़ा देगी और उस हिसाब से ये अतिरिक्त तरलता खींच लेगी दोस्तों। आइए दोस्तों अब एक हॉलिस्टिक अप्रोच में हम आप इसको रिवीजन कर लेते हैं एक तरीके से। देखिए दोस्तों, अब एक डायग्राम पे ध्यान देना दोस्तों। अब आप इसको कंफ्यूज मत होइएगा, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों का पैटर्न एक ही है दोस्तों। कैसे, आइए देखते हैं। आप देखिए रेपो रेट बढ़ी है, परिणाम क्या निकला, लिक्विडिटी कम हो गई, उसका परिणाम इन्फ्लेशन कम हो गई।
आपने देखा रिवर्स रेपो रेट बढ़ी है, परिणाम क्या निकला, लिक्विडिटी कम और इन्फ्लेशन कंट्रोल। तो आप देखेंगे कि रेपो रेट बढ़े या रिवर्स रेपो रेट बढ़े, परिणाम होगा कि इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल कर रहे हैं। कैसे, मुद्रा को अर्थात लिक्विडिटी के प्रवाह को कम करके। उसी तरीके से हमने देखा कि चाहे रिवर्स रेपो रेट अधिक हो तो भी हम लिक्विडिटी को कम कर रहे हैं और इन्फ्लेशन को कम कर रहे हैं। तो आपको ये रटना नहीं पड़ेगा, आप आसानी से याद कर लेंगे कि रेपो रेट बढ़ेगी या रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगी, दोनों का परिणाम सेम होगा दोस्तों। तो जब बढ़ने पर सेम हो रहा है तो घटने पर भी तो सेम होगा दोस्तों। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे लिख गया, जो कि ऊपर नीचे नहीं लिखना था, बराबर लिखना था। देखिए दोस्तों, जब रेपो रेट हमने घटाई, जब हम रेपो रेट घटा रहे हैं तो लिक्विडिटी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। अब मैं यहाँ पे ये नहीं बताऊंगा कि क्यों बढ़ रही है, क्योंकि मैंने बहुत विस्तार से अभी बता रहा हूँ। तो आप देखिए, रेपो रेट कम की तो लिक्विडिटी बढ़ गई और लिक्विडिटी बढ़ने से डिमांड बढ़ गई। वहीं आप इसको देख लीजिए, रिवर्स रेपो रेट यहाँ भी कम हो रही है तो परिणाम क्या होगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी और डिमांड बढ़ जाएगी। अर्थात डिमांड भी बढ़ रही है सेम टू सेम जब रिवर्स रेपो रेट या रेपो रेट कम हो रही है। तो आपने क्या देखा कि रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट जब दोनों ही बढ़ती है तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करती हैं, और जब दोनों ही घटती हैं तो डिमांड को बढ़ा देती हैं दोस्तों, अर्थात लिक्विडिटी की मात्रा भी निर्धारित करती हैं। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि मौद्रिक नीति के जो उपकरण थे उसमें सामान्यतः कैसे हमने कठोर मौद्रिक नीति पर प्रभाव पड़ा, और वैसे हमने आज मात्रात्मक और चयनात्मक की बात की। मात्रात्मक में दोस्तों ये मत सोचिएगा कि ये पूरा खत्म हो गया, अभी हमने केवल और केवल इस पहले पार्ट को कंप्लीट किया है, जिसके अंतर्गत हमने रेपो रेट देखी है और रिवर्स रेपो रेट देखी है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, दोस्तों आज थोड़ी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं कल आपको जो है कि वेरिएबल रिवर्स रिजर्व रेशियो पढ़ाऊंगा दोस्तों, जिसमें CRR और SLR जो है कि प्लानिंग आज की ही थी दोस्तों, लेकिन कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इसलिए मैं आज यहीं पर रोकना चाहूँगा इस क्लास को। और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि अब आपको मात्रात्मक, चयनात्मक, कठोर मौद्रिक नीति, सस्ती मौद्रिक नीति, रेपो रेट और उसके प्रभाव और रिवर्स रेपो रेट, सारे की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा दोस्तों कि मैं खुद टेस्ट सीरीज बनाऊंगा और यहाँ पर लेकर आऊँगा जब एक एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि अभी भी आपको जहाँ से भी टेस्ट सीरीज मिल रही हो या कहीं से भी आप कोई पुरानी बुक उठाइए, घटना चक्र उठा लीजिए या लूसेंट, या आप बड़ी बड़ी कोचिंग के कोई भी आप पेपर सॉल्व करिए। आपने जितना पढ़ा है दोस्तों केवल उसी क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिए। इससे आपका क्या होता है कि कॉन्सेप्ट और बेहतर होता चला जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज हम क्लास को रोकते हैं दोस्तों, और कल हम बात करेंगे CRR और SLR की। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिए दोस्तों। दोस्तों इस पे लाइक भी नहीं उतने आ रहे हैं, और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग चैनल को शेयर भी कम कर रहे हैं। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।